हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 12 इंडिया ट्रांसफॉर्म पार्ट 2। आखिरी चैप्टर है हिस्ट्री का, ग्रेड 12 का, और इसी के साथ हिस्ट्री पूरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ग्रेड 12 का। सो आई होप आपने पहले के सारे वीडियोस देखे हैं हिस्ट्री के, साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के भी सारे वीडियोस। आई होप आपने 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, वो भी आपने देखे हैं एंड सब्सक्राइब किया है। अगर आप न्यू हो इस चैनल को तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। लेट्स क्विकली डाइव इनटू द चैप्टर इंडिया ट्रांसफॉर्म पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, चैप्टर 11, चैप्टर 12 करेंगे। इस चैप्टर में हम सोशल डोमेन, जो कि हेल्थ, एनवायरमेंट और एजुकेशन से रिलेटेड है, उसके बारे में क्या चेंजेस आए थे इंडिया में, क्या फर्क आ गया था बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, क्या अलग अलग लॉज के तहत चेंजेस लाए गए थे, ये सारी बातें हम यहाँ पर एक इन जनरल पूरा देखेंगे। साथ ही साथ स्पोर्ट्स और टूरिज्म, कल्चरल हेरिटेज के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सोशल डोमेन। सबसे पहले बता रहे सोशल डोमेन क्या होता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द सोशल डोमेन ऑल्सो। तो कह रहे कि इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन हमें सोशल डोमेन में भी देखने को मिलता है कि क्या क्या चेंजेस सोशल डोमेन की, जब यहाँ पे बात करेंगे तो हेल्थ सेक्टर वाइज क्या चेंज आ चुके हैं, एनवायरमेंटल वाइज हमने क्या चेंजेस लाए हुए हैं, एजुकेशन वाइज हमने क्या चेंजेस लाए हुए हैं। उस चेंजेस को देखकर हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। सोशल डोमेन में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है। गवर्नमेंट is actively trying to reduce the social disparity and to bring all classes in the society in the mainstream of economic development. In this regard, the Human Rights Protection Act 1993 is important. तो सबसे पहले पहला एक्ट मार्क कर दीजिएगा, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 में जो पास ऑन हुआ था, और उसमें बकायदा ये बताया गया था कि कैसे एक पर्टिकुलर ह्यूमन को क्या क्या राइट्स है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया भी, एंड उस राइट्स का बिल्कुल भी गैर गैर फायदा नहीं उठाया जा सकता किसी पर्सन का, उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता, उन राइट्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। ये सारी उसमें बात लिखी गई थी और ये एक्ट बना था ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट। और इसको अब देखेगा कौन, तो एक अलग से कमीशन बनी थी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनी थी, जो इस चीज को पूरा कंट्रोल करेगी, इस चीज को पूरा देखेगी कि ये सही तरह से वर्क कर रहा है। was established under this act. Its objective is to protect fundamental human rights like the right to life, इक्वालिटी एटसेट्रा। सो ये बहुत ही फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए बने गए थे। एंड टू सी दैट नोबडी इज डिप्राइव्ड ऑफ दीज राइट्स। तो यही मैंने बोला कि किसी भी तरह से ये राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। डिप्राइव्ड ऑफ एनीवन शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ दीज राइट्स। किसी से ये राइट्स छीने नहीं जाने चाहिए, ये देखना था इस कमीशन का काम। According to this act, the commission can act on the basis of a report of a case of deprivation of fundamental human rights। यानी अगर कहीं पर भी ऐसा केस आया कि जहां पर एक पर्सन के राइट्स उससे छीने गए हैं, तो उस बेसिस पर कमीशन उस रिपोर्ट के बेसिस पर एक्ट करके उस पे अपना फैसला सुना सकती है, पनिशमेंट जो भी है वो दे सकती है, जो भी राइट्स को डिप्राइव करवा रहा था किसी पर्सन का, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। कंप्लेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर और अदर मीडिया। सो अब ये क्या सुओमोटो कॉग्निशन इसे कहते हैं। इट मींस दैट कि अगर ये सुओमोटो वर्ड आ चुका है, इसलिए बात करना चाहूंगा। जो अभी हाल ही में जो कोलकाता में बहुत ही बुरा एक इंसिडेंट हो चुका है इन द हॉस्पिटल विद द मेडिकल स्टाफ, विद द डॉक्टर, विद द इंटर्न डॉक्टर, जो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओमोटो कॉग्निशन लिया। यानी कि किसी ने जाकर सुप्रीम कोर्ट से कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली वो केस पहुंचा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने से होकर वहां पर देखा कि यहाँ पर इंस्टेंट रिलीफ की जरूरत है, इंस्टेंट डिसीजन की जरूरत है, एंड खुद से होकर वहां पर एक्शन उठाई और उस केस को सुनने के लिए एग्री किया। तो दैट्स कॉल्ड सुओ मोटो, यानी कि खुद ही उसमें इंटरफियर कर कर उस केस को अपने अंडर ले लिया। तो वैसे ही इस कमीशन को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पूरा हक है कि अगर उसने किसी मीडिया, न्यूज़पेपर या इन जनरल कहीं से भी उसको खुद से पता पड़ता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो रहा है जहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो वो स्टेप इन करेगी।
किसी को जाकर अलग से कोर्ट में कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कमीशन प्लीज आके देखिए। कमीशन खुद से आएगी, वॉलेंटरीली आएगी, और वो इस केस को सॉल्व करेगी, सुनिए। So that's called suo motu cognition. A complaint can be lodged by a social activist or a social institute on behalf of the victim. तो victim को यहाँ पे ये एक अगेन इस चीज में इंटरेस्टिंग बात होगी कि victim को खुद आके रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई और थर्ड पर्सन भी, सोशल इंस्टीट्यूट हो गया वो, या कोई सोशल एक्टिविस्ट पर्सन हो गया, उसने भी अगर ये चीज देखा गलत होते हुए कि वहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो वो कमीशन को बोल सकता है कि टेक एक्शन ऑन दैट। दैट इज suo motu cognition. In 2005 the Domestic Violence Act was passed, और 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास किया गया था। ये हमने देखा कि मैरिड वुमेन या अब तो लिव इन रिलेशंस भी इसके अंदर आ जाते हैं, कि कितना एक पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है। एंड नॉट जस्ट वुमेन, मेन का भी कभी कभार सुनने में आता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उनके साथ। सो ये एक काफी ही जो इंसिडेंट्स होते जा रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस के, उसके तहत उसको कंट्रोल करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास किया गया था 2005 में। This act was formed to provide protection to women from domestic violence. The most important provision in this act is the right of women of the house where she has been residing, even if she does not own the house. तो यहाँ पर जिस घर में वो रहती है, वहां पर भले वो उसके नाम पे ना हो घर, फिर भी उस घर पे कुछ राइट्स है उनके, विमेन के राइट्स हैं, वो भी उसका भी प्रोटेक्शन होता है अंडर दिस एक्ट। According to 2011 census, the sex ratio in India is alarming. तो वो सेक्स रेशियो इंडिया में काफी अलार्मिंग है, यानी कि बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर है। द रेशियो ऑफ राशन लिखा हुआ है, रेशियो होना चाहिए। रेशियो ऑफ गर्ल्स इन इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स इज वेरी लो। द एज ग्रुप ऑफ 0 to 1 years, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 914 अगेंस्ट 1000 बॉयज। तो देखिए ऑलमोस्ट 100 ऑलमोस्ट 90 का डिफरेंस है, विच इज वेरी बैड। ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। 90 गर्ल्स कम है अगेंस्ट 1000, अगेंस्ट द एंटायर 1000 बॉयज। सो ये सेक्स रेशियो जो है वो कम हो जाता है, और वो बहुत ही बुरी बात है। दिस स्टैटिस्टिक्स वाज अ वार्निंग of a grim social situation on, and several women organization raised a voice expressing their concern. तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल बात है, जिसके खिलाफ बहुत लोगों ने आवाज उठाई। एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, बैंड सेक्स जेंडर प्रिडिक्शन टेस्ट ऑफ अ फीटस एंड लॉन्च्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड लेक लाड़की। सो मराठी में है वो लेक लाड़की। सो हमने देखा कि कैसे ये 0 to 1 तो बहुत ही फीटस स्टेज होता है, कि इन्फेंट बच्चा है, तो कैसे ये रेशियो इस बेस पे कैसे इन्होंने क्या एक्शन कैसे उठाया। तो इससे पता पड़ा कि जो एक मेंटालिटी है सोसाइटी में कि हमें लड़का ही चाहिए, हमें लड़का ही चाहिए, ये मेंटालिटी जब रखते हैं लोग, नैरो माइंडेड लोग, तो क्या होता है कि सेक्स जब पता पड़ता है फीटस का, वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, तो फीमेल होने पर वो अबॉर्शन करवा देते थे या मिसकैरेज करवा देते थे, ये सारी चीजें करा देते थे, जिससे गर्ल चाइल्ड होने मतलब होने वाली है, तो वो आप गिरा दे रहे हो, अबॉर्शन करा दे रहे हो, ये सारी चीज करा दे रहे हो। तो इसीलिए जो सेक्स रेशियो है वो ऐसा डिसबैलेंस हो गया। तो गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया, स्पेशली द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने, कि इट इज इलीगल, इट इज बैंड, कि आपको आज की तारीख में, आप अगर महाराष्ट्र में हो, आप अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर को पूछोगे कि वो सेक्स ऑफ द चाइल्ड क्या है, मेल है कि फीमेल है, तो वो आपको नहीं बताए। इट हैज टू बी बेसिकली सरप्राइज टिल 9 months की क्या लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये चीज करनी पड़ी गवर्नमेंट को, इस तरह से रोकना पड़ा कि पता ही नहीं लगा सकते कि वेदर इट्स अ गर्ल चाइल्ड और अ मेल बॉय चाइल्ड। तो इस तरह का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, लेक लाड़की मीन्स माय डियर गर्ल करके। ग्रेजुअली द सोशल लोथिंग फॉर द बर्थ ऑफ गर्ल इज डिमिनिशिंग बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग अवेयरनेस। और धीरे धीरे एक थोड़ा सा एक चेंज आया हुआ है, कि अब कोई ऐसा नहीं बोलता कि लड़की तो बर्डन है, लड़की नहीं चाहिए हमें। हालांकि बहुत लोग अब कहते हैं कि लड़की चाहिए हमें। सो एक थोड़ा सा परसेप्शन चेंज हुआ है, जनरेशन चेंज हो रहा है, तो बट स्टिल देर आर मेनी पीपल हु आर वेरी स्पेसिफिक कि उनको लड़का ही चाहिए।
नेक्स्ट हम अब एक एक करके देखेंगे, हेल्थ वाइज पहले देखेंगे, फिर एजुकेशन वाइज देखेंगे, एंड एनवायरमेंट वाइज भी देखेंगे। सो हेल्थ वाइज क्या चेंजेस आए? पोलियो इरेडिकेशन। सो अगर आपको पता होगा बचपन में हर सिग्नल्स टू सिग्नल्स स्टॉल्स भी लगते थे, अलग अलग एरिया में, आपके कॉम्प्लेक्स एरिया में भी एक स्टॉल लगता था संडेज को। तो वो पोलियो का स्टॉल्स होता था, अभी भी होता है। सो पोलियो इरेडिकेशन, इंडिया में कंप्लीटली इंडिया ने कसम खा ली कि वो पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो जाएगा, इसीलिए एक वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगा बच्चों को अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में, जिससे पोलियो ना हो उनको। सो पोलियो में जनरली लिम्स जो है इक्वल प्रपोर्शन में नहीं ग्रो होते हैं, एक पाव कम, एक पाव ज्यादा लंबा थोड़ा सा जो नॉर्मल से, और दूसरे पाव से ऐसा हो जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है बिकॉज ऑफ पोलियो। सो पोलियो का वैक्सीनेशन हमने पूरा ओवरऑल इंडिया में स्टार्ट किया था। सो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करेंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया वाज बाउंड टू रिफ्लेक्ट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। In 1995, the Health Department of Indian government launched a campaign dubbed as Pulse Polio. इसका नाम था, इस कैंपेन का नाम था पल्स पोलियो। It was started jointly under the sponsorship of वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सभी ने मिलके ये कैंपेन स्टार्ट किया था। दिस कैंपेन वाज फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पोलियो। द कैंपेन वाज रन विद द डिटर्मिनेशन नॉट टू लिव अ सिंगल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 years विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिंग पोलियो वैक्सीनेशन। किसी भी 5 साल के नीचे बच्चों को बिना वैक्सीनेशन के नहीं छोड़ना है। ये एकदम स्ट्रॉन्ग कैंपेन इन्होंने चलाया था और काफी सक्सेसफुल कैंपेन रहा है, जिससे हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो पोलियो केसेस है। वेरियस मीन्स were used to make the campaign absolutely successful, such as awareness campaign। awareness campaign में बोलना चाहूंगा, अमिताभ बच्चन जी के एड्स आते थे काफी, एक बूंद जिंदगी के, अगर आपने देखा होगा वो कैंपेन एड्स, दैट वाज द अवेयरनेस कैंपेन फॉर द पल्स पोलियो कैंप्स। होम विजिट्स करते थे लोग, टीचर्स एंड डॉक्टर्स ये मिलके होम विजिट्स करते थे एरिया एरिया में, एंड एक साथ में नर्स होती थी और वो पूरा एक अपने साथ लेके ही चलती है पूरा इंजेक्शन एंड एवरीथिंग वैक्सीनेशन का, और वो घर घर जा जाके वो लोग करते थे। सो दैट वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मूव बाय द गवर्नमेंट। होम विजिट्स, एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट थ्रू वेरियस। आयुष, आयुष हम जानते ही एक्चुअली कि डिपार्टमेंट है हमारा, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है आयुष। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपन अ न्यू डिपार्टमेंट फॉर डेवलपिंग अल्टरनेटिव मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज को, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर रहा है, हमारा जो एकदम एंशियंट बुक्स में भी जो मेंशन्ड है, आयुर्वेदा, योगा, ये सारी होम्योपैथी, यूनानी बुक्स वगैरह, उस स्क्रिप्चर्स के थ्रू रिसर्च करके, उसमें और रिसर्च करके हम कैसे हमारा हेल्थ सर्विस और फैमिली वेलफेयर कैसे बेटर कर सके, उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम आयुष है। Since 2009, this department is known as Department of Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani Medicine, Siddha and Homeopathy, जिसका आयुष नाम। It is working for the development of syllabi and education of the branches of medicine, advanced research, standardization of medicine, etc. ये सारे काम वो पूरा डिपार्टमेंट करता है। रिसर्च भी करता है उसके रिगार्डिंग, जर्नल्स निकालता है, बुक में सिलेबस एजुकेट करता है लोगों को, एंड मेडिसिन को और स्टैंडर्डाइज करता है। Next है environment wise. Most of the states in India are facing the problem of increasing air pollution. The pollution caused by automobiles is an issue of great worry. तो ये तो हम जानते ही सब कि pollution एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है हमारे लिए। एंड ओवरऑल दिल्ली में अगर आपको पता भी होगा, पोल्यूशन एयर क्वालिटी इतनी बेकार हो गई थी कि उन्होंने ऑड इवन ये मेथड निकाला था कि कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें। अब सभी लोग कार लेके घूम रहे हैं, ईएमआई में कार मिल जाती है आजकल, और लोन्स के थ्रू एंड वेरियस मींस, फाइनेंशियल मींस के थ्रू, तो सभी के पास कार है और बाइक से और समथिंग समथिंग। सो कैसे कंट्रोल करें, तो अलग अलग तरीके, पीयूसी, पीयूसी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल वाला कंसेप्ट निकाला था कि हर गाड़ी का पीयूसी होना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें उन्होंने की थी। ऑड इवन यानी कि ऑड डेज देर, अगर समझो डेट है आज 1 तारीख, तो जो गाड़ी का नंबर ऑड नंबर होगा गाड़ी का, वही गाड़ी उस दिन चलेगी, इवन गाड़ी नंबर वाले उस दिन नहीं चलेगी। इस तरह से सिस्टम निकाला था ताकि हाफ ऑफ द मंथ के डेज पे हाफ ऑफ द एरिया की कार्स ही चलेगी। तो इस ये तरह के कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए हैं एनवायरनमेंट को, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए।
Let's read in detail. The Center for Science and Environment studied the problem of pollution in Delhi. दिल्ली का एग्जांपल ही यहाँ पे भी लिया है उन्होंने. Made the public aware of its severity. लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है. अवेयरनेस, लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगा तभी वो कॉन्शियस, टू मेक देम कॉन्शियस अवेयर की नहीं यार, दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. ये हम खाली सुन रहे पढ़ रहे और फिर खुद ही पोल्यूशन कर रहे, गाड़ी लेके निकल रहे, पीयूसी नहीं करा रहे 10 रुपए बचाने के चक्कर में. तो ये सब चीजें नहीं करनी है हमें. तो अवेयर होना, कॉन्शियसली अवेयर होना, दैट इज व्हाई अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट about all these things. Study the problem of pollution in Delhi and meet the public aware of its severity. कितना कितना critical चीज है ये. It was it has been proved that the cause of pollution in Delhi is basically the increasing number of automobile vehicles with poor maintenance running on the street that cause emission containing poisonous gases and carbon particles. तो अच्छे से मेंटेन नहीं की, काला धुआं निकल रहा है पूरा आपके ट्रक से, आपके कार से, और आप चलाए जा रहे हो. तो ये रॉन्ग चीज है. आपको एक प्रॉपरली मेंटेन करनी है, आपको अपना इंजन ठीक कराना है या जो भी प्रॉब्लम है व्हीकल में ठीक कराना है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी कराना है, ये सारी चीजें करनी. द हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. तो ये आप जानते ही हो कि आगरा दिल्ली जितने भी आसपास मॉन्यूमेंट्स है, खास करके ताजमहल, वो उसके ऊपर एक लेयर जम गई थी पोल्यूशन की. सो ये सारी चीजें हो रही. द इंस्टीट्यूशन रिकमेंडेड द यूज ऑफ सीएनजी एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स टू ओवरकम द पोल्यूशन प्रॉब्लम. तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको सजेस्ट किया गया. इसीलिए एक टाइम था सब सिर्फ पेट्रोल डीजल पे ही चलता था, लेकिन बाद में रिवॉल्यूशन आया कि सीएनजी, नॉट जस्ट ऑटोज जो रिक्शा होती है नॉर्मल, वो ही नहीं, कार्स में भी सीएनजी आ चुका है अब तो कार्स को भी सीएनजी कर दिया गया, ताकि उससे ऐसा नहीं कि पोल्यूशन नहीं होता है, पोल्यूशन होता है, लेकिन थोड़ा जो जितना पेट्रोल डीजल में होता है उससे उस कंपैरेटिवली सीएनजीज में कम पोल्यूशन होता है. तो ये एक मेजर स्टेप था कि गाड़ियां जो थी, जितने ऑटोमोबाइल्स थी, उसको सीएनजी बना दिया गया. ओके, ये सब चेंजेस लाए गए. बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन द सुप्रीम कोर्ट इशूड एन ऑर्डर यूजिंग सीएनजी फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली, यानी कि बस फैसिलिटीज जितनी हो गई, पब्लिक गवर्नमेंट की बसेस हो गई, सब कुछ, सब में सीएनजी ही चलेगा, कंपलसरी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ऑर्डर कर दिया था इन 1998. Later, a policy of permitting only those vehicles as roadworthy which pass the test of pollution under control (PUC) जो मैं आपको अभी बता रहा था, was adopted. तो ये भी इन्होंने किया, लेकिन बहुत से लोग नहीं कराते. आप देखते होंगे वैन खड़ी होती है जिसके ऊपर येलो कलर का पीयूसी बड़ा सा ब्लैक में लिखा रहता है. पेट्रोल पंप्स के आसपास हमेशा ये वैन आपको देखने मिलेगी. तो बहुत ही सिंपल, आई गेस 40-50 रुपीज में कुछ होता है टू व्हीलर्स का, एंड कार का भी समथिंग अराउंड 60 to 70 में भी. तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल चेक करा कर आप अपना गाड़ी को मेंटेनेंस रखें, और पीयूसी सर्टिफिकेट के साथ ही अपनी कार या व्हीकल चलाए. Will and if the vehicle is it does not have PUC certificate, will not qualify for insurance. तो PUC is linked with insurance. अगर आपका PUC नहीं है तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा. हालांकि अगेन ये भी बहुत जगह पे रॉन्ग चीजें होती है कि वो विदाउट पीयूसी भी इंश्योरेंस दे देता है. तो ये सारी चीजें ग्रास रूट लेवल पे आपको हमें कॉन्शियसली वो खुद करना है कि यार प्रॉपर मेंटेनेंस रखो, पीयूसी कराओ, उसके बाद इंश्योरेंस कराओ. ये सारी चीजें हमें सेल्फ अवेयर होके करनी है. Chemical effluents drained into rivers and streams is the major source of water pollution. और ओवरऑल जो सारा गंदगी जो एक निकल कर रिवर्स और स्ट्रीम्स में मिक्स हो जाता है, ड्रेन किया जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा वाटर पोल्यूशन का हिस्सा बन चुका है. कि सारे केमिकल्स फैक्ट्री से निकलकर पूरे रिवर स्ट्रीम्स में होते हुए वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. Efforts of a number of environment activities have contributed significantly to environment conservation and preservation. Among them, सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपकू मूवमेंट में मेन रोल निभाया था. मेधा पाटकर, ये नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नर्मदा बचाओ मूवमेंट में बड़ा आवाज उठाई थी. एंड डॉक्टर राजेंद्र सिंह फॉर वाटर कंजर्वेशन आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट नेम्स. तो ये कुछ नाम दिए हैं जिन्होंने ये सब कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए एक्चुअल मूवमेंट्स किए हुए हैं, कैंपेन्स किए हुए हैं, जिससे लोगों में अवेयरनेस आया और गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है इसके लिए. वाटर पोल्यूशन से एक और याद आया, तो पूरा जो दिल्ली आगरा साइड जो जितना यमुना नदी जो पूरी डैमेज हो चुकी, खराब हो चुकी, उसमें हमने पहले के चैप्टर्स में भी इसके बारे में देखा हुआ है, फोटोज हम देख चुके हैं. अगेन आप ये फोटोज देख सकते हो कि ये जो इतना झाग झाग जो पूरा आ रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है. ये बिकॉज ऑफ वेरी हाई लेवल ऑफ केमिकल पोल्यूशन
हुआ है इन द वाटर, कि वाटर के अंदर ऐसा झाग जैसा पूरा ये फॉर्म हुआ है। एंड आप देखते हो लोग उसमें फिर भी अंदर लोग उसमें जाकर पूजा कर रहे हैं and क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज वेरी वेरी बैड। दिस इज लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ आई डोंट नो व्हाट मोर टू से अबाउट लैक। इतनी रॉन्ग उनकी थिंकिंग है कि वो ऐसे इतने गंदे पानी में जाकर भी अपने हेल्थ को वो बहुत ही बुरा उनके साथ कर रहे हैं, और उस पानी में जाकर पूजा कर रहे हैं, या वॉट एवर दे उनका रिचुअल कह रहे हैं उनको करने को। सो दैट इज रॉन्ग। इतने गंदे पानी में नहीं आपको जाना चाहिए, और पानी कैसे बचाए, कैसे गंदा ना करे, उसके बारे में सोचना चाहिए। सो दैट्स another story. Pollution of water and food is increasing because of artificial non-biodegradable materials like plastic and pesticides. तो ये भी आप जानते होंगे, माइक्रो प्लास्टिक्स वगैरह ये सब चीजें हम एक एक डिस्कवर कर रहे जा रहे हैं कि कैसे यार, और इसके अंदर क्या बुराई है, इसके अंदर क्या बुराई है। जब हमने प्लास्टिक इन्वेंट किया था तो ग्लास की सारी चीजें, ग्लास बॉटल सब कुछ हमने चेंज कर दिया टू प्लास्टिक, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक ये प्लास्टिक, सब कुछ हम लोग प्लास्टिक पे आ गए। और बाद में धीरे धीरे पता पड़ा कि प्लास्टिक कितना ज्यादा प्रॉब्लम है। भले वो कभी डैमेज नहीं होता, लेकिन वो हमें इतना ज्यादा हमारे फूड और सब में मिक्स होके इतना हमें डैमेज कर सकता है लॉन्ग टर्म में। तो ये सारी चीजें जो एक एक हम जैसे जैसे गलतियां करते जा रहे हैं और रियलाइज करते जा रहे हैं, तो उसको हम फिर प्लास्टिक बैन कर दो, नो प्लास्टिक बैग्स टू बी यूज्ड, नो प्लास्टिक बॉटल्स टू बी यूज्ड एंड सो एंड सो। This all causing degradation of the soil. It causes a spurt of various disease in humans, animals, and plants that creates a harmful situation for general health. तो बहुत ही basic line लिखी है, लेकिन of course you can use a lot of examples to show these points. Three experiments in Maharashtra in the context of conservation preservation of environment are indeed worthy of mention. तो कुछ तीन एग्जांपल्स यहाँ पे हम बात करने वाले पर्सन टू पर्सन, कि जिन्होंने कंजर्वेशन एनवायरनमेंट के लिए कुछ एकदम ही धमासान कर दिया हुआ है। सो लेट्स रीड अबाउट दैट। इनका नाम शायद से आपने सुना ही होगा, राही बाई पोपेरी। ऑन 8 March 2018, Rahi Bai Poperi was felicitated by President of India by Nari Shakti Award. This award was given to her for her work in Kalsubai Parisar Biyani संवर्धन समिति। शी इज पॉपुलरली नोन एज बीज माता। तो ये नाम से शायद आपने सुना होगा, बीज माता। सीड, बीज मीन सीड होता है, सीड मदर। शी हैज वर्क फॉर प्रिजर्विंग सीड्स ऑफ नेटिव कल्टिवेटर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो इन्होंने जो नेटिव लोकल, जो सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाए, वैसे सीड्स को प्रिजर्व करने का बहुत ही प्यारे टेक्निक्स इन्होंने निकाली और प्रिजर्व किया है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो ये इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। दैट इज वाई बीज माता, सीड मदर, इनको टाइटल दिया गया था। Her grandson got ill because of a diet consisting of food made with hybrid varieties of food grains and vegetables of lesser quality. तो अब इसके पीछे कहानी ये है कि उनके पोते को वो बीमार पड़ गए थे, बिकॉज जो सीड्स यूज हुए थे फूड ग्रेन्स के, वो हाइब्रिड वेराइटी वाले थे। अब अगेन हम पहले पढ़ चुके कि कैसे हमने हाई यील्ड लाने के लिए केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करके हाइब्रिड वेराइटीज, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हाइब्रिड सीड्स बनाए। तब हमने रिवॉल्यूशन लाने के लिए वो किया। बाद में पता पड़ा कि उसमें भी कितनी प्रॉब्लम्स है, इसलिए हम फिर से शिफ्ट हो गए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक करो, फर्टिलाइजर्स भूल जाओ, भूल जाओ। तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो चीज चलाते हैं, और कुछ सालों बाद हमें पता पड़ता है कि अरे लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग है, तो हम उसको बंद करते हैं, हम एक न्यू रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। दैट इज व्हाट ह्यूमन डू। यही हम ट्रायल एरर करके ही हम अपनी अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं, राइट। सो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीजें, फर्टिलाइजर्स हमें नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक चीजें हमें चाहिए। तो ये एक अब कंसेप्ट आ चुका है हर जगह पे। तो इनके साथ जब पर्सनली ऐसा हुआ, तो इन्होंने शी थॉट ऑफ नेटिव वेराइटीज ऑफ फूड ग्रेन्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम। इन्होंने नेटिव जो एरिया वाइज, उन पर्टिकुलर एरिया वाइज वो सीड्स जो अवेलेबल है, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो उन्होंने सोचा एंड इसको बड़े लेवल पे कर दिया। शी डिसाइडेड टू ग्रो फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ नेटिव वेराइटी टू मीट हर फैमिली नीड्स। She began to do it and store the seeds of those land races, यानी देशी वन, यानी उस पर्टिकुलर एरिया के जो नेटिव वर्ड हम बोलेंगे बेसिकली, वहां के जो सीड्स है उसको स्टोर भी करने लगी। सम ऑफ द नेम्स यहाँ पे दिए किस किस चीज की उन्होंने सीड्स सेव किए हैं। बिटर गॉड, जिसको हम करेला भी कहते हैं, स्पिनच, पालक, अमरंथस ट्राइकलर जिसे हम लाल मथ भी कहते हैं, स्वीट बीन्स,
बिटर बीन्स, ट्विस्टेड बीन्स, घेवाड़ा किडनी बीन्स, ग्राउंडनट, बनियाड मिलेट, वेराइटीज ऑफ राइस जैसे कि धायुल भात, कलबत, आंबे मोहर, ब्लैक ग्राम, उड़द दाल, एक्सेट्रा। ये सारे अलग अलग नाम आपको पता होने चाहिए, आप लिस्ट बना दीजिएगा। ये सारी सीड्स उन्होंने सेव किए। शी डिड नॉट कन्फाइन हर एफर्ट्स ओनली टू हर फैमिली बट थ्रू माइक्रो बैंकिंग ग्रुप्स शी स्प्रेड इट टू सराउंडिंग विलेजेस। तो जो छोटे 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 बैंकिंग ये होते हैं, सीड बैंक्स होते हैं, बचत घर घर जिसे कहते हैं, उसके थ्रू इन्होंने ये विलेज टू विलेज ये आइडिया लेके गए और उस सीड्स का वैरायटी, नेटिव सीड्स का यूजेज स्प्रेड किया। द मूवमेंट स्टार्टेड बाय हर ग्रू वेल विद द पार्टनरशिप ऑफ भारतीय एग्रो इंडस्ट्री फाउंडेशन। और एक फाउंडेशन है भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज, उन्होंने वो इनके साथ जुड़ गए इस नेक काम में, और इसके थ्रू ये मूवमेंट और बड़ा होते गया। राई बाई प्रिजर्व्स द सीड्स इन earthen pots. Once filled, she closes the pot by plastering its mouth by a mixture of soil and cow dung. This method saves the seeds from insects and ants. Before closing the pots, the seeds are covered with a layer of ash and neem leaves. Now, in her seed bank, she has collection of more than 50 land races of food grains and 30 land races of vegetables. She is one of the 3 Indian women selected as Women of the Year 2018 by BBC अमंग 100 women फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज। तो आज की तारीख में इन्होंने 50 नेटिव वेराइटी के फूड ग्रेन्स के सीड्स कलेक्ट करके रखे अपने अपने सीड बैंक में, और 30 नेटिव लैंड वेराइटी के वेजिटेबल्स के सीड्स कलेक्ट करके रखे हुए, स्टोर करके रखे। स्टोरिंग का मेथड भी बताया हुआ है, कैसे वो एक अर्थन पॉट लेती है, उसके अंदर सीड्स रखती है, उसके ऊपर नीम के पत्ते डालती है और ऐश डालकर उसके ऊपर काउ डंक और सॉइल के मिक्सचर से कवर कर देती है। इससे सीड्स डिस्ट्रॉय नहीं होते, हार्म नहीं होते। नेक्स्ट पर्सन है भाऊ कट कटधरे भाऊ कटधरे। भाऊ कटधरे एंड हिज एसोसिएट्स वर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड सह्याद्री निसर्ग मित्र। सो निसर्ग का मतलब नेचर होता है, सह्याद्री रेंजेस हम जानते ही है, तो सह्याद्री निसर्ग मित्र यानी दोस्त, मित्र दोस्त। तो ये एक नाम का इंस्टीट्यूट ये चलाते हैं अपने कुछ एसोसिएट दोस्तों के साथ। और in 1999, भाऊ खटगरे read about the white breasted sea eagle। तो एक तरह का ईगल की जाति है जो हमारे यहाँ पे पाई जाती है, व्हाइट ब्रेस्टेड सी ईगल हैज एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज में चला गया था, ऐसा उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा और उसके थ्रू उनके अंदर आया कि ये हमें प्रिजर्व करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। He began his work in Ratnagiri district to save and conserve this bird. He created public awareness about the bird by tracking the sea coast of the district. In this he found 62 nesting sites of the bird। तो इन्होंने सी कोस्ट का पूरा एक सह्याद्री रेंजेस का सी कोस्ट जो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, वो पूरा रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का पूरा उन्होंने हाइकिंग वगैरह करके, ट्रैकिंग वगैरह करके 62 नेस्टिंग साइट्स ढूंढ लिए और वो कंजर्वेशन जोन में ला दिया। While doing this, he and his associate detected some instance of smuggling of the nest of the birds known as Indian shiflets pakoli at Bandra Island, which is located near Vengurla Rocks in the vicinity of the Nivanti Port in Sindhudurg district। तो ये करते वक्त इन्हें पता पड़ा कि कैसे ये बर्ड्स के नेस्ट को स्मगल किया जाता है। और बैंड्रा में, मुंबई में आता है बैंड्रा, बैंड्रा में एक आइलैंड के यहाँ पे ये लाए जाते हैं, ऐसा ये चल रहा है। द नेस्ट वे स्मगल्ड आउट एंड सोल्ड इन फॉरेन कंट्री, और वहां से वो फॉरेन कंट्रीज में बेचे जाते हैं। देयर was a need to save these birds and their nest। बहुत ही जरूरत थी इस बर्ड्स को और इनके नेस्ट को बचाने की। सह्याद्री निसर्ग मित्र worked in that direction। As a result, Indian shiflets were included in Schedule 1, a list of wildlife offense against which is punishable। तो हमारे लॉ के तहत Schedule 1 में ये लिखा गया कि वाइल्ड लाइफ के इस वाइल्ड लाइफ को अगर आपने कुछ भी किया तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। दिस इज अ रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सह्याद्री निसर्ग मित्र। तो ये भी इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन शिफलेट्स को बचाने का। सह्याद्री निसर्ग मित्र ऑल्सो वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स। ये भी आपने नाम सुना होगा, ऑलिव रिडली टर्टल्स माइग्रेट करके पर्टिकुलर बीच पे आते हैं और लाखों की संख्या में अंडे देते हैं, और फिर वो सारे के सारे एक सीजन होता है जब सब लोग अंडे से बाहर निकल के टूवर्ड्स ओशन जाते हैं। डिस्कवरी में बहुत बचपन में पता नहीं कब मैंने ये देखा था, एक बार ये विजन मुझे याद है कि बीच पे सारे अंडे से निकलकर
टूवर्ड्स ओशन जाते हैं, दैट इज ऑलिव रिडली टर्टल्स. द फीमेल्स ऑफ दिस स्पीशीज कम टू वेलास बीच, रत्नागिरी में है, for nesting. Bhau Khadgare and associates planned an operation for the protection of these nests. In the first year, they were successful in protecting 50 nests. पहले ही साल में इन्होंने 50 नेस्ट को बचाया इनके. 2,734 baby turtles from those nests were successfully released back into the sea. This proved to be the start of an annual event. अब ये एक एनुअल इवेंट ही इन्होंने क्रिएट कर दिया हुआ है, टर्टल फेस्टिवल, जहां पे लाखों लोग आते हैं, देखते हैं कि ये इतना प्यारा नजारा, उनको एक नेचर की चीज देखने मिलती है. हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट कम हियर टू वॉच द ओकेजन ऑफ बेबी टर्टल्स रिटर्न टू सी. टू अकोमोडेट द फैसिलिटीज फॉर होम स्टे वेर डेवलप. वहां पर अब रिसोर्ट्स जैसा होम स्टेज बन गए, ताकि लोग आ रहे और वहां पे रह रहे और उस चीज को देख रहे. द पीसेंट्स वे ट्रेन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ होम स्टेज, और वहां के आसपास के लोगों को एक तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया ये उनके लिए, और वो होम स्टेज को ये मेंटेन करते थे. Thus efforts for the conservation of nature resulted into development of tourism. तो देखिए, क्या मेन गोल क्या था? कंजर्व करना नेचर को, है ना. और उसके चलते क्या हो गया यहाँ पे? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, टूरिज्म का एक रास्ता क्रिएट हो गया कि लोगों को हम उस चीज के लिए वहां बुला रहे हैं, है ना. तो लोग पैसे भर के वहां देखने आ रहे हैं उस चीज को, राइट. तो एक कंजर्वेशन के करने में इन्होंने ये भी एक चीज हासिल कर ली. तो दैट इज a good combination, good development thing. The news of this development was well appreciated in Maharashtra. Now, Bhau Khadgare and his associates were working for the protection of endangered pangolin, that is the ant eater. Ant eater जो होता है खावलिया मांजर, इसको बचाने के लिए अब वो लोग काम कर रहे हैं फिलहाल. Third person is Prem Sagar Mistry. The number of vultures is rapidly decreasing in India. तो इंडिया में vultures का एक नंबर बहुत ही ज्यादा कम होते जा रहा है. तो vultures are scavengers in the nature. ये हम जानते हैं कि vultures लोग डायरेक्ट लाइव मीट नहीं खाते, वो लोग डेड मीट खाते हैं. तो उसे स्कैवेंजर्स कहते हैं बेसिकली, राइट. क्रोज भी ये काम करते हैं, राइट. सो वल्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस आउट करने के लिए, कि जो डेथ ये एनिमल्स और ये सब है, उस चीज को वो खाकर पूरा वो क्लीन भी रखते हैं एक तरह से. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. वल्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फूड चेन में, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी पे आते हैं एज ए स्कैवेंजर्स. सो वो नंबर कम होते जा रहा था, तो उसके लिए प्रेम सागर मिस्त्री ने क्या किया? लेट्स रीड दैट. Two species of vultures, long-billed vultures and white-back vultures, are observed in the region around रायगढ़. तो रायगढ़ में दो तरह के vultures देखने मिलते हैं अपने को, long-billed vultures and white-back vultures. Prem Sagar Mistry and his associates are working for increasing their numbers and to make available safe food for them through Society for Eco Endangered Species Conservation and Protection, जिसे सीस्कैप भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म उसका सीस्कैप कर दिया. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, सोसाइटी फॉर इको एंडेंजर्ड स्पीशीज कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, जिसके तहत ये लोग इनको फूड प्रोवाइड करते हैं और इनको प्रोटेक्ट करते हैं. पेन किलर्स, अभी कैसे मर रहे थे? पेन किलर्स, अ ड्रग कॉल्ड, एक तरह का ड्रग आता है डाइक्लोफेनेक, गिवन टू एनिमल्स हैज प्रूवन टॉक्सिक फॉर द वल्चर्स. तो अब पेन किलर जो एनिमल्स को दिया, वल्चर तक कैसे पहुंचा? अगेन सिंपल, काउ, गोट या कोई भी एक आपका एनिमल हो गया जिसको आपने पेन किलर दी थी बिकॉज ऑफ सम पेन, और अब वो काउ या उसका डेथ हो गया. सो जब अब वल्चर्स वो खा रहा है, तो वो जो गोली है वो उनके डाइट में चला गया, जिसके वजह से वल्चर्स मर रहे. तो ये लिंक आपको समझना है यहाँ पर. Besides, besides dearth of trees with adequate height, scarcity of food have also caused a decrease in the vulture. तो फूड की कमी हो गई, एंड दूसरी ट्रीज, जो लंबे लंबे ट्रीज चाहिए जिसपे वल्चर्स रह सके, उसकी कमी, ये भी रीजन हो गया जिससे वल्चर्स बहुत ज्यादा कम होते जा रहे. पीपल वर्किंग फॉर सीस्केप are gradually getting success in changing this circumstances. तो इनको भी सीस्केप वाले इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और थोड़ा उनको सक्सेस मिलते जा रहा है इस चीज. नेक्स्ट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे एजुकेशन. एजुकेशन वाइज क्या चेंजेस किए गए थे आफ्टर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. 1990 was declared as the International Year of Literacy. So 1990 को Year of Literacy घोषित किया गया था. The state government resolved to make, क्योंकि केरला स्टेट विद 100% लिटरेसी, उस साल में 100% लिटरेसी वहां पर पाई गई थी.
in International Year of Literacy. Accordingly, Kerala became the first state in India to become the state with 100% literacy. कमेंट्स में बताइए सेकंड स्टेट कौन सा बना था विद 100% लिटरेसी। ये हम पहले के एक बार 10th के एक चैप्टर में कर चुके थे, मुझे याद आ रहा है। कमेंट्स में बताइए। The campaign of literacy in Kerala included training of reading, writing, mathematical skills, importance of hygiene, cleanliness, vaccination of children, cooperative education, agriculture, and importance of saving money. तो ये सारा कंसेप्ट अगर आपको पता है, आपको बताया गया है और आपको ट्रेनिंग मिली है, इट मीन्स यू आर अ लिटरेट पर्सन। अब जब मैं रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल स्किल्स की यहाँ बात करता हूँ, तो इट डजंट मीन कि यू आर नेसेसरीली मैथमेटिक्स की डिग्री लेके बैठे हो, ऐसा नहीं है। आपको बेसिक मैथ्स करने आता है, आपको अगर बेसिक रीडिंग राइटिंग करने आती है आपको, देन यू आर कंसिडर्ड लिटरेट। सो लिटरेट का डेफिनेशन जो है बहुत ही ब्रॉड है। ओके, इट इज नॉट दैट आपकी बैचलर्स डिग्री होगी तो ही आप लिटरेट होंगे। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस। ड्यूरिंग द कैंपेन फॉर लिटरेसी सम एडिशनल प्रॉब्लम्स वर ऑब्जर्व। अब जब ये कैंपेन चल रहा था लिटरेसी का, तो एक प्रॉब्लम हमने देखी। क्या? Many senior citizens who participated in the campaign had eyesight related problems and which were unattended before, जो जिसके बारे में कभी किसी ने बात ही नहीं की, उनको eyesight का प्रॉब्लम था। Many of unskilled laborers could not afford the medical eye examination and cost of spectacles. तो उन लोग के पास उतना पैसा ही था बेचारों के पास कि वो कभी अपनी आई खराब हो चुकी, उनको पता है कि अरे मेरा विजन खराब हो रहा है, ये ब्लर हो रहा है, जो इतना मुझे ब्लर दिख रहा है, वो उनको पता ही नहीं कि मेरे को इसका इलाज कराना है, मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है, समझ ही नहीं है, और पैसे नहीं है इस चीज को कराने के। इन ऑर्डर टू हेल्प देम, फ्री मेडिकल कैंप्स फॉर आई एग्जामिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्टेकल्स, चश्मों को बांटा गया था वेरी रिच, देन पीपल कुड इजीली अटेंड द लिटरेसी क्लासेस। इसके बाद वो लोग बड़े आसानी से लिटरेसी क्लासेस में ज्वाइन होंगे। This is an example of a problem solved with combined willpower of the government and people. तो ये एग्जाम्पल याद रखना है कि ये किस चीज के एग्जाम्पल में आएगा, जिसमें गवर्नमेंट ने भी क्या अपना तुरंत एक्शन लिया, जैसे उसको पता पड़ी प्रॉब्लम, तो उसने लोगों को वो प्रोवाइड करने के लिए फ्री कैंप रख दिया कि अरे आई चेकअप फ्री कैंप। अभी भी बहुत जगह पर आप देख सकते हो, कोई अगर न्यू क्लिनिक खुला है, न्यू हॉस्पिटल खुला है, तो या इन जनरल कोई डॉक्टर किसी एनजीओ के साथ मिलके करते, फ्री आई टेस्ट, फ्री ब्लड टेस्ट, फ्री ये करा, एक ओवरऑल बॉडी चेकअप वगैरह आजकल होता है। सो ये चीज गवर्नमेंट ने यहाँ पर कराई और उसमें स्पेक्टिकल्स भी बांटे लोगों को, और लोगों ने विलिंगनेस दिखाई लर्निंग की और लिटरेसी हासिल की यहाँ पर। डू यू नो, में अगेन महाराष्ट्र के बारे में दिया हुआ है कि इंग्लिश टीचिंग हमारे यहाँ पे कैसे बहुत ही ज्यादा फोकस करा के चालू कराई गई थी, एंड उसके बारे में छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा प्लीज। द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन केरला टू बिकम कंप्लीटली लिटरेट वाज एर्नाकुलम। एर्नाकुलम नामक एक डिस्ट्रिक्ट जो है केरला स्टेट में, वो पहला डिस्ट्रिक्ट था। अनाउंसमेंट टू दिस इफेक्ट वाज मेड ऑन 4 फेब 1990। ये डेट याद रखिएगा, कब ये अनाउंस किया गया था? 4 फेब को अनाउंस किया गया था। एक पूरा पेज महाराष्ट्र को लेकर एजुकेशन वाइज क्या एक पॉलिसी चेंजेस का आया हुआ है उसके बारे में दिया गया है। नाइट स्कूल्स का भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया गया है, एंड जो एनसीईआरटी है, सीबीएसई बोर्ड का कंट्रोलर एक तरह से हम बोल सकते हैं एनसीईआरटी, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही बेसिक बात है, एक बार प्लीज इसको रीड करिएगा। इसको मैं चैप्टर में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा और थोड़ा सा अवे हो जाएंगे। सो प्लीज एनईपी के बारे में, एनईपी 2020 आ चुका है, उसके बारे में भी इसमें आप मेंशन कर सकते हो। इन्होंने 1990 के बारे में कमेटी के बारे में बात किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज एनईपी। सो एनईपी 2020 को आप रिलेट कर सकते हो यहाँ पर, प्लीज रीड दैट। वी आर गोइंग टू गो अहेड विद प्राइमरी एजुकेशन। सो प्राइमरी एजुकेशन के रिलेटेड क्या चीज की गई? In 1994, district primary education program was started aiming at providing access to primary education to all. तो हमारे यहाँ पे राइट टू एजुकेशन, 14 साल के बच्चों को फ्री में भी पढ़ाना पड़े तो पढ़ा लो, ये एक हमारे यहाँ पे चालू हुआ। दैट इज बिकॉज कि 14 ईयर्स तक प्राइमरी एजुकेशन पूरा हो जाता है। तो प्राइमरी एजुकेशन जैसे प्रोग्राम्स हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट में चालू किए गए कि लोगों को बेसिक प्राइमरी एजुकेशन तो सबको मिलना ही चाहिए, उनका राइट है, उनका हक है। ये ऐसे तरह का प्रोग्राम स्टार्ट किया। दिस प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 7 स्टेट्स, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, हरियाणा एंड असम। प्लीज ये सातों के सातों स्टेट आपको याद होने चाहिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, हरियाणा, असम।
This program was aimed at achieving 100% registration and attendance of children in primary schools and bringing down the number of dropouts. तो बहुत ज्यादा dropouts होते थे, लोग 2 दिन जा रहे और फिर बाद में छोड़ दे रहे कि घर पे कमाने के लिए कोई है नहीं, तो बच्चों को बिठा दिया दुकान पे या खेत में लेके चले गए काम पे या कोई भी लेबर वर्क में डाल दिया। तो ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा थे, उसको कम करना था सबसे पहले। तो ये रजिस्ट्रेशन और अटेंडेंस 100% लेके आओ पहले तो। दिस प्रोग्राम वाज फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने हमको इसमें पैसे वाइज सपोर्ट किया था। दूसरा एक चीज, लोगों को स्कूल लाने के लिए क्या किया गया था कि स्कूल आओ, क्यों? खाना मिलेगा। तो मिड डे मील प्लान्स का कंसेप्ट लाया था, जिससे बच्चे और पेरेंट्स भी बच्चों को भेजे कि जाओ खाना मिलेगा एक टाइम का। तो मिड डे मील कंसेप्ट, शालेय पोषण आहार, ये कंसेप्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। दिस प्रोग्राम वाज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 15 अगस्त 1995, अभी भी चलता है ये, टू प्रोवाइड मिड डे मील्स टू चिल्ड्रन प्राइमरी स्कूल्स wherever facilities to cook the food in school was not available, food grains were distributed to each child. ओके, ये बात तो मुझे आज पता पड़ी। जहां पर खाना नहीं बन सकता था, जिस स्कूल में पॉसिबल नहीं था खाना बनाना उस कैंपस पे, तो वहां पर फूड ग्रेन्स एटलीस्ट मिलते थे, बच्चों को दी जाते थे, हर बच्चों को फूड ग्रेन्स बांटे जाते थे इंस्टेड ऑफ द कुक्ड फूड। सर्व शिक्षा अभियान, तो लेट्स ऑल लर्न लेट्स ऑल प्रोग्रेस के टैग लाइन से ये अभियान चलाया गया था, प्रोग्राम चलाया गया था। was the motto of this program. With this motto, the program was launched in 2001. The right of free, अभी मैंने बोला free education was granted to children in the age group of 16 to 40. तो 16 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, ये राइट, ये हक इस प्रोग्राम के तहत दिया गया था। इन द 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज अमेंडमेंट लाया गया था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान वाज टू एलिमिनेट डिसप्रपोर्शन इन द एक्सेस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो जो एक ऊंच नीच वाली बात आ गई थी कि जिनके पास पैसा है वो लोग ही सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन ले पा रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो पढ़ाना चाहते हैं बट वो नहीं दे पा रहे बिकॉज पैसे नहीं है। तो ये इसके वजह से जो एक बॉर्डर डिस्प्रपोर्शन हो गया था, उसको बैलेंस आउट करने के लिए फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट किया गया। बहुत सी मूवीज में इसके बारे में बात की गई है। आई फॉरगॉट द नेम, इरफान सर की मूवी थी इंग्लिश, आई फॉरगॉट द नेम, सॉरी। तो उसमें भी ये बात इस रिगार्डिंग बात हुई। इनफैक्ट बहुत सारी मूवीज में बात की गई कि फ्रॉम अप पुअर्टी, बिलो पुअर्टी लाइन वाले पर्सन को अच्छे प्राइवेट स्कूल में एक सीट रिजर्व रिजर्व होती है। तो ये बिकॉज ऑफ दिस राइट टू एजुकेशन, ये स्कूल्स को, प्राइवेट स्कूल्स को करना पड़ता है कि उनको कुछ सीट्स फ्री में उनको बच्चों को प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो that is regarding that. Sarva Shiksha Abhiyan was to eliminate disproportion. Earlier programs like Khadupala Yojana, midday meal were combined with this program to make it successful. तो जो पूरा मिड डे मील जैसे प्रोग्राम जो ऑलरेडी थे, उसको सर्व शिक्षा के साथ जोड़कर एक एक कंबाइंड प्रोग्राम बना दिया ताकि और ओवरऑल सक्सेस मिले। दिस program to make it successful, the program gives special attention to the education of the girls and children with special needs. So जो special needs, specially able जो students children होते हैं उनके लिए और girls के लिए खास इसमें attention दिया जाए। दिव्यांग होता है, दिव्यांग लिखा हुआ है यहाँ पे। Anyways, to achieve universalization of education in India, EduSat यानी कि एजुकेशन की सैटेलाइट, ये हम 10th के एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं। EduSat GSat-3, a satellite was launched in 2004, was a purpose of reaching out to children all over the country. तो एक हमने स्पेशली एजुकेशन के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की जिससे एजुकेशनल चैनल चलते हैं डीडी पर एंड नेशनल चैनल। Accordingly, 6 channels were created. This program facilitated distance education in regional languages in all parts of country. तो regional language में भी ये प्रोग्राम चलाते हैं। टोटल 6 चैनल। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स रिलेटेड क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया इंडिया में, लेट्स रीड दैट। There were times when Indian hockey team was used to return home victorious from international matches. तो एक टाइम था, एक जमाना था कि हॉकी में हमारा इतना बोलबाला था, इतना उसमें हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड था कि बाहर जब हम खेलने जाते तो वहां से गोल्ड लेकर ही आते थे, जीत कर ही आते थे। इंडियन रेसलर्स लाइक Khasaba Jadhav earned fame in international wrestling. So
इनके बारे में हम पहले के स्पोर्ट्स वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं 10th में, अगर आपको याद होगा तो याद होना ही चाहिए। इन द कोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन सम न्यू स्पोर्ट्स बिकम मोर पॉपुलर एंड मेनी स्पोर्ट्स पर्सन इमर्ज फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत नए नए स्पोर्ट्स हमारे यहाँ पे आए और बहुत सारे अलग अलग पूरे ओवरऑल वर्ल्ड, ओवरऑल कंट्री से हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्संस इमर्ज होने लगे। With globalization, one thing had become very clear that sports person with extraordinary skill will only rise in their career. तो ये ग्लोबलाइजेशन से हमें पता पड़ा, अभी रिसेंटली ओलंपिक्स भी हुआ है, उससे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने दूसरे, अगर ओलंपिक्स को ठीक से देखा है या अभी भी आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, द नंबर ऑफ मेडल्स यूएसए, चाइना एंड डिफरेंट अदर कंट्रीज, उन्होंने जो नंबर ऑफ मेडल्स का टोटल देखोगे तो आप बोलोगे अरे ये लोग का इतना हाई नंबर, हम खाली 2 गोल्ड के लिए इतना कूद रहे थे। उनके यार 40 प्लस गोल्ड सिल्वर मेडल्स है, ब्रॉन्ज मेडल्स है, बिकॉज उन लोग हर स्पोर्ट्स कैटेगरी में पार्ट लेते। अपन आधी स्पोर्ट्स कैटेगरी में पार्ट भी नहीं लेते, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो स्पोर्ट्स को मोटिवेशन ही नहीं, हमारे यहाँ पे उस स्पोर्ट्स का तरीका ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल है स्विमिंग, सिंक्रोनाइज स्विमिंग, ये मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी शायद बात की थी। लेकिन सिंक्रोनाइज स्विमिंग सर्च करना और चाइना और उनका खाली वीडियो देखना, रशिया वालों का वीडियो देखना खाली आप, सिंक्रोनाइज स्विमिंग क्या होता है। तो हम ऐसे स्पोर्ट्स में तो पार्ट भी नहीं लेते। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेशन ही कम है स्पोर्ट्स का। तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है, कम कम सपोर्ट है, कम लोग ही जा पाते हैं उस लेवल तक, तो मेडल्स तो कम ही आएंगे हमारे, राइट। तो इंडिया में स्पोर्ट्स का कंसेप्ट बहुत ही अलग है। धीरे धीरे आई वुड से चेंज आ रहा है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है, लेकिन स्टिल अ वेरी वेरी स्लो चेंज है कंपेयर टू व्हाट वर्ल्ड इज ऑलरेडी। वर्ल्ड में वहां पर अगर आपने कम उम्र से ही जिमनास्ट या जिम्नाजियम वाली चीज में इंटरेस्ट दिखा दिया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह में दिखा दिया, तो आपको उसी में पूरा ट्रेन करके उसी में, उसी के थ्रू आगे लिया जाएगा और उसी में आपको आपकी पूरी लाइफ सेट कर जाएगी। यहाँ पे अब तक अभी तक वो कंसेप्ट ही नहीं आया। अगर आपने देखा होगा तो कैलिस्थेटिक्स करके अभी रिसेंटली काफी फेमस होते जा रहा है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज जिम्नाजियम। सो ये सब धीरे धीरे ट्रेंड्स आ रहे हैं, लेकिन स्टिल एट अ वेरी स्लो पेस, वेरी स्लो पेस। सो दैट्स दैट present scenario of sports world has an unmistakable message that yesterday's of success do not guarantee a success today or tomorrow। यानी कि ये भी एक बोल रहे हैं कि आज की कंडीशन हमें बड़ी क्लियरली बताती कि अगर आप पहले आप अच्छे थे, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप आज भी अच्छे हो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, अगर आपने अपने आप को मेंटेन नहीं रखा, आपने अगर अपने आप को स्किल्ड एवरी टाइम प्रैक्टिस कर करके स्किल्ड नहीं रखा, तो आपको कोई जगह नहीं मिली। इन अदर वर्ड्स, अ चैंपियन इन द पास्ट में लूज हिज पोजिशन एनी टाइम इफ ही डज नॉट कीप ऑन द हार्ड वर्क। यानी हार्ड वर्क करना छोड़ोगे तो कल का हीरो कल ही रह गया, आज फिर से वो नहीं बनेगा। It is essential for sports person in all fields to prove themselves every time they play। हर बार जब भी खेलोगे तब भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, you are the best। New records have been made every day to break the old ones। The formats and the rules of the games are being modified time and again। अलग अलग formats change होते रहती है। Let's elaborate this with the example of game of cricket। अब इसको क्रिकेट के थ्रू एग्जांपल बता रहे हैं तो बहुत ही बेसिक होगा। पहले होती थी 5-5 दिन की मैच होती, 5 डेज, डे एंड नाइट मैच बोलते थे उसको। 5-5 दिन खेलते थे, 2 टीम खेलते रहती थी, दिन भर वो चलते रहता था मैच। अभी बाद में फिर वो लोग 50 ओवर्स पे आ गए, बाद में अब तो 20-20 पे आ गए। कितनी बार अभी मैंने रिसेंटली पता नहीं, मैंने देखा था कोई तो 10 ओवर्स की भी मैचेस चल रही। तो फॉर्मेट चेंज हो गए खेलने के, और टेक्निक्स चेंज हो गई, प्लेयर्स कितने ज्यादा अलग तरीके के होते हैं। 20-20 वाला खिलाड़ी वो नहीं है जो 50 ओवर्स वाले में सही करेगा, क्योंकि 20 वाले ओवर्स में बहुत ही कम टाइम है, तो सिक्सर सिक्सर मारने वाले लोग चाहिए फटाफट, है ना। और 50 ओवर्स वाले में जो टिक जाए, पिच पे टिक जाए, वैसे लोग चाहिए। तो बहुत चेंजेस आ गए इनके ट्रेनिंग के अंदर, उनके ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर है सब कुछ। तो उसी का यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। Then, 1 day matches were introduced. The cricket team match limited to 20 overs. Earlier, a wrestling match was not concluded till one of the wrestlers was pinned down। पहले अगर पूरी तरह से एकदम हरा ना दिया जाए तब तक रेसलिंग मैच को बंद नहीं करते थे। लेकिन आज की तारीख में अगर आपने सामने वाले रेसलर ने टेक्निकल पॉइंट्स होते, वो पॉइंट्स ले लिए, तो आप हार चुके हो ऐसा। Now, however, a wrestling match can conclude on the basis of the points scored by the
wrestling. Today, there are many types of sports such as kabaddi, hockey, cricket, swimming, badminton, weightlifting, shooting, chess, motorsports, skydiving. Skydiving क्यों है इसमें? I don't know. Skydiving, boxing, archery. Archery is also good जो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा ट्रेंड हो रहा है. Wrestling, football, soccer, tennis, table tennis, billiards and snooker, मल्लखम, बॉडी बिल्डिंग एंड सो ऑन. तो ये अलग अलग कुछ उन्होंने स्पोर्ट्स के नाम लिए. मीडिया एंड न्यूज चैनल्स हैव स्पेशल स्लॉट्स फॉर दिस गेम्स. तो एक पूरा ओवरऑल चैनल ही एक होता है यार कि नियो स्पोर्ट्स चैनल देख लो या डिफरेंट स्पोर्ट्स चैनल, जी स्पोर्ट्स देख लो. तो एक पूरा एक चैनल ही डेडिकेटेड होता है फॉर द स्पोर्ट्स. देर आर अ नंबर ऑफ स्पोर्ट्स जर्नल्स पब्लिश इन इंडिया. बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नल्स होती है जिसमें एवरीथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स उसमें आता है. Some television channels are devoted to sports. Audience of sport channels, advertisements shown on these channels, time slots, expenses of these advertisements are very vital factors which have shaped an independent sphere of marketing. तो marketing और advertising में भी ये भयंकर बात है, क्योंकि अगर आप देखो क्रिकेट मैच हमारे यहाँ पे क्रिकेट इतना ज्यादा पॉपुलर है कि क्रिकेट के टाइम पे जो स्लॉट्स होते हैं ना, जो 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं होता. वो भी रैंडमली कभी कभार तो कट कर देते हैं अगर मैच चालू हो गई तो जो बीच में पेप्सी की एड आती रहती है, वो 20 सेकेंड की एड के स्लॉट के लिए, वो जो एड एड का टाइम है ना, स्लॉट 20 सेकेंड, उसके लिए इतने करोड़ों रुपए ये लोग इन्वेस्ट करते हैं. पेप्सी वाले वगैरह वगैरह इतना इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर. बहुत ही कॉस्टली वो स्लॉट बिकते हैं इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स के. There are independent clubs, associations of each sport established in India. These associations are investing in on the large scale in the sports person of the individual merit. A football player may be adopted professionally by a football club. Then the club would take care of the player, including his training. तो यहाँ पर उन्होंने फुटबॉल का एग्जांपल देते हुए बताया हुआ कि कैसे फुटबॉल क्लब्स होते हैं. जैसे हमारे यहाँ पे मैं एग्जांपल T20 वगैरह का देना चाहूंगा, आईपीएल वगैरह का देना चाहूंगा कि चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, ये अलग अलग एक क्लब क्लब का नाम, उसके अंदर प्लेयर, कभी कभार चेन्नई सुपर किंग का प्लेयर आपको नेक्स्ट सीजन में दूसरे हैदराबाद के साथ खेलते हुए दिखेगा या वाइस वर्सा. तो ये चेंज होते रहता है बेस्ड ऑन कौन सा क्लब कौन से प्लेयर को रिटेन करता है या उसको जाने देता है. तो ये एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं. He or she is sign a professional contract with the club. The player's name gets associated with the club. The IPL matches of cricket, the World Cup matches, one day matches 2020, or the matches by Pro Kabaddi. Pro Kabaddi भी हमारे यहाँ पे काफी वायरल ट्रेंडिंग हो गया था कुछ सालों में. कबड्डी को भी काफी अच्छा स्टेटस मिला हुआ है इन इंडिया. प्रेजेंटेड नोन एज वीवो कबड्डी लीग. तो वीवो एक ब्रांड है और ये उन लोग उसको प्रेजेंट करते हैं. आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स वर्ल्ड. तो वो ब्रांड लेके चलते हैं, वो क्लब नेम लेके चलते हैं हर जगह पे, स्पॉन्सरशिप की वजह से नाम आया हुआ है. द प्रोफेशनल played matches have gained worldwide audience that has resulted in an increase of honorarium of the players. So इसका वर्ल्ड वाइड मीडिया कवरेज है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इनको रिस्पेक्ट और ऑनर मिला हुआ है ओवरऑल. द गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग नोट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द परफॉर्मेंस. और गवर्नमेंट भी इस चीज का ध्यान रखती है और अलग से सम्मानित करती है. स्पोर्ट्स पर्सन हु परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल आर ऑनर्ड विद वेरियस अवार्ड. सचिन तेंदुलकर was awarded with the highest award of Bharat Ratna by the government. तो जो हमारा हाईएस्ट सिविल अवार्ड है भारत रत्न, उससे नवाजा गया हुआ है सचिन तेंदुलकर जी. ही वॉज नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर भी उनको नॉमिनेट किया गया था. द स्पोर्ट पर्सन आर रिसीविंग मोर पॉपुलर सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट. Sports are more and more perceived as prospective professional careers for the youth. Sport has become inseparable part of school and college education. तो आज की तारीख में स्पोर्ट्स पर्सन होना बहुत अच्छी बात भी मानी जाती है. एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन भी उसको देखे जाने लग गए हम लोग. पहले ये नहीं था. कुछ सालों पहले एकदम ही के कोई बोलता था कि अरे क्रिकेट, अरे क्या क्रिकेट में क्या ही कर लेगा, या कोई भी स्पोर्ट में क्या ही तुम कर लोगे. बट नहीं, अगर आप आज के न्यू जनरेशन पेरेंट्स को देखेंगे और अगर उनको लगता है कि उनके बच्चे में वो स्किल है, वो टैलेंट है क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट का, तो वो उनको उस क्लब में लगा देते हैं, मैचेस खिला देते हैं, क्रिकेट किट दिला देते हैं इतनी महंगी, कोचिंग करा देते हैं. तो उसको उनको पुश करते, थोड़ा सा मोटिवेट करते कि यस, इफ यू वांट टू ट्राई योर लक देयर, डू इट. सो
थोड़ा वो चेंजेस तो आया गया, लेकिन अगेन एज आई मेंशन स्लो चल रहा है, स्लो पेस पे हम चल रहे हैं उस चीज में, और जरूरत है टू हैव द ब्रॉडर माइंड. National sports policy क्या है? The participation of sports person in international sports tournament, increasing use of science and modern technology in the field of sports is reflected in the sports policy of every nation. Government of India announced its sports policy in 2001. The main objective of this policy include to take sports to all parts of India, to help the players to develop special skills, to build supportive fundamental sports facilities, to help National Sports Federation of India and associated institution uh, and search for sports talent, to initiate cooperation from industry, corporate and private institution, and cause of sports, to create awareness of importance of sports and interest in sports among people. तो बड़ा सा पैराग्राफ सिर्फ यही बोलने के लिए कि स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारी ऐसी बनाई गई कि खोजो जाकर कहाँ है टैलेंट छुपा हुआ, देश देश में कोने कोने में जाकर खोजो, भले उसके लिए तुमको अलग अलग क्लब्स, अलग अलग एसोसिएशन, एनजीओज, किसके भी इंस्टीट्यूशंस को साथ में आपको जुड़ना पड़े, बट डू इट, फाइंड देम, ट्रेन इट, उनको मोटिवेट करो, उनको एनकरेज करो कि और उसमें बेटर हो, और इंडिया को स्पोर्ट्स में भी ऊपर लाओ. तो ये एक ओवरऑल यहाँ पर पैराग्राफ. In 2011, Government of India announced a scheme named as Come and Play. Through the scheme, 5 sports complexes in Delhi under Sports Authority of India were made available to local youth. They were also provided with opportunity to train under SAI coaches. So, Sports Authority of India के जो कोच लोग हैं, उन उन जो नॉर्मल लोगों को ये मौका मिला था कि वहां आकर वो उनके अंडर कोचिंग थोड़ी सी ले सकते थे. The next step of efforts of developing sports was founding National Sports University at Manipur in 2018. The courses include Bachelor of and Masters of and MPhil and PhD courses in sports education, sports management, sports psychology, coaching, etc. तो जो स्पोर्ट्स टीचर्स होते हैं, पीटी टीचर्स होते हैं, उन लोग ऐसे ही नहीं आजकल बन जाते, डिग्री लगती है, सर्टिफिकेशन लगता है. तो हमारे यहाँ पे हमने मास्टर्स से लेकर बैचलर्स से लेकर एमफिल पीएचडी तक की कोर्सेज बना के रखे हैं आज की तारीख में, आप जिसमें पढ़कर उस लाइन में रह सकते हो, कोचिंग वगैरह कर सकते हो. खेलो इंडिया कंसेप्ट स्कीम आपने नाम सुना होगा, खेलो इंडिया. The Indian government launched a new scheme named Khelo India by combining some old schemes and new objectives. The scheme was launched with the objective of creating a larger popular platform and to establish excellence in sports. The scheme has 12 basic aspects. Two major aspects among them are to create interest about sports among students from early schools in early days in school and increase girls participation in sports. तो मेन दो 12 है, लेकिन दो हमें बता दिए. तो उसमें से एक है कि पहले तो सबके अंदर इंटरेस्ट एक लाए, कि सभी को स्पोर्ट्स की तरफ एक इंक्लिनेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड गर्ल्स का पार्टिसिपेंट उसमें थोड़ा सा बढ़ाना है. गर्ल्स का पार्टिसिपेंट बहुत ही ज्यादा कम होता है स्पोर्ट्स. The National Sports Development Fund was established for the development of sports. A donation to this fund is eligible for 100% exemption from income tax. तो एक नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया गया, जिसके अंदर अगर आपने पैसे डाले तो वहां आप टैक्स से आप 100% एग्जामेशन ले सकते हो. क्या उतना पैसे पे टैक्स कोई नहीं लगेगा, वैसा उतने पैसे का टैक्स आप बचा सकते हो. The Rajiv Gandhi Khel Ratna Award was announced with an intention of encouraging players. This award consists of 7,50,000 for excellent performance in previous year of announcement of the award. It was given to captain of Indian cricketing Virat Kohli, Sekhom Mirabai Chanu for weightlifting in 2018. तो लेटेस्ट इनका बताया हुआ है 2018 में विराट कोहली को मिल चुका है, एंड साइखोम मीराबाई चन्नू को फॉर वेट लिफ्टिंग मिल चुका है ये राजीव गांधी खेल रत्न. Apart from this, there are other awards like Arjun Award, Dhyanchand Lifetime Achievement Award. Dhyanchand hockey player थे बहुत important. द्रोणाचार्य अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी एंड नेशनल स्पोर्ट्स एनकरेजमेंट अवार्ड. ये सारे अलग अलग अवार्ड्स हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में, जो हम स्पोर्ट्स पर्सन को गुड परफॉर्मेंस के लिए एंड एनकरेजमेंट रखे इसलिए देते हैं. The sports person who win gold medal in Olympic Games are awarded 75 लाख रुपीस मिलते हैं अगर आप गोल्ड मेडल जीत के आओगे तो. यानी अभी हमने जो पैरा ओलंपिक, हमने ओलंपिक्स में तो इतना नहीं कर पाए, लेकिन पैरा ओलंपिक्स में बहुत सारे गोल्ड जीते हैं हमने, तो उन सभी को 75 लाख रुपीस मिलेगा. The teams and sports person who win gold, silver, and bronze medal in various competitions such as Paralympic, Asiad, Commonwealth World Cup, Asian Championship, International University Tournaments, International Tournament,
For the disabled, cricket tournaments for visually impaired are given good amount of rewards and jobs. तो इनको रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स भी ऑफर की जाती है एंड उनको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं. Besides, there is a provision of pension for the retired sports person. एक पेंशन स्कीम भी चालू की गई है गवर्नमेंट ने. Since 2018, a winner of Olympic is granted a pension of 20,000 per month, and a winner of Asian Games is granted 12,000 per month. तो ये भी एक स्कीम चली है 2018 से. Thus, the government of India is opening many avenues for making the youth aware of sports as a life career. तो ये सबसे वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या चाहता है कि आप अपने स्पोर्ट्स में अगर आप टैलेंटेड हो, स्किल्ड हो, तो हार्ड वर्क करोगे तो आपका इसमें आप लाइफ करियर, अपना एक करियर बना सकते हो, ऐसा वो बता रहा है. स्टूडेंट्स कैन अवेल मेनी अपॉर्चुनिटीज इन दिस. नेक्स्ट है कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म. टूरिज्म इंडस्ट्री इज अ कंटिन्यूसली डेवलपिंग फील्ड, तो इसमें तो कोई शंका ही नहीं है. दिस इंडस्ट्री अर्न्स द कंट्री फॉरेन एक्सचेंज ऑन अ लार्ज. The number of tourists visiting India and the revenue earned through them is increasing every year. Government is trying to create various facilities for the convenience of tourists visiting India from other countries. The three ministries of Home Affairs, Tourism and Foreign Affairs together create the facility of e-visa for them, and which included e-business visa, e-medical visa, e-visa. So एक एक करके बात करेंगे. तो पहले तो टूरिज्म, आप हम जानते हैं टूरिज्म क्या होता है कि आप अपने अपने देश में लोगों को बुला रहे हो कि हमारे यहाँ पे आप आओ, ये सारी हमारी कल्चरल चीजें, ट्रेडिशनल चीजें, हेरिटेज चीजें देखो, और आसपास के लोग जो उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं उसको कमाने का मौका दो, राइट. सो ये तो हमारे यहाँ पे इंक्रीज डे बाय डे होते ही जा रहा है. गवर्नमेंट बहुत इसमें एफर्ट्स डालती है. इनक्रेडिबल इंडिया कंसेप्ट अगर आपको पता होगा, इनक्रेडिबल इंडिया का पूरा कैंपेन निकाला था. ट्रेन से लेकर बस स्टॉप से लेकर हर जगह पर उसके आपको लोगोज मिलेंगे, इंफॉर्मेशन मिलेगी, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया. फिर स्टेट वाइज भी अलग अलग उन्होंने टूरिज्म किया था. एमपी गजब है, ये मुझे एक याद आ रहा है अभी. एमपी ही गजब है, सबसे गजब है. ये एक पूरा उन्होंने एक कैंपेन निकाला था जिसमें एमपी में जितने अलग अलग प्लेसेस है उसको टूरिज्म में प्रमोट किया गया था. फिर गुजरात, आई रिमेम्बर अमिताभ बच्चन अगेन गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, जिसमें गुजरात में अलग अलग जो चीजें हैं, अलग अलग घूमने लायक जगह है, उसको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वो कैंपेन्स किए थे. तो ये सब गवर्नमेंट करते रहता है. राजस्थान एंड अलग अलग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, कश्मीर में भी आज आप जा सकते हो. पिछले 1 साल 2 साल में तो बहुत ही ज्यादा वहां पर चेंजेस आ चुके हैं, जिसकी वजह से कश्मीर में भी आज आप घूम के आ सकते हो, अच्छे से टूर करके आ सकते हो. तो बाहर से भी लोग हम इनवाइट करना चाहते हैं, फॉरेन से हम मंगाना चाहते हैं, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़े, जिससे हमने उसको इजी करने के लिए ई वीजा प्रोसेस हमने बना के रखे है कि लोग ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं, ई वीजा फॉर इंडिया. तो ये सब हमने सुविधाएं करके रखी हुई है. ई मेडिकल वीजा भी एक इम्पोर्टेंट, दुनिया में बाहर वर्ल्ड में मेडिकल फैसिलिटीज महंगी है, लेकिन कंपेयर टू इंडिया करेंगे तो इंडिया में सस्ता पड़ेगा उनको. तो बहुत लोग इंडिया में, और इंडिया में बेस्ट डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे, तो बहुत लोग इंडिया में सिर्फ कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मेडिकल ऑपरेशंस वगैरह के लिए भी आते हैं, तो ई मेडिकल वीजाज भी दिए जाते हैं. और कुछ लोग बिजनेस के लिए आना चाहते हैं, सिर्फ सर्वे करने के लिए या जो भी अपना सेटअप करने के लिए, तो ई बिजनेस वीजा भी मिलता है. अ सर्विस giving information on mobile to the tourists not only in Hindi and English but also in 10 other foreign languages. तो हमने एक ऐसी बना के रखी है कि टूरिस्ट लोग को सिर्फ हिंदी इंग्लिश नहीं, अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है फॉर 24 आवर्स थ्रू आउट द वीक. दीज लैंग्वेज इंक्लूड, अब ये आपको पता होनी चाहिए, याद रखना, मार्क कर लो. अरबिक में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, फ्रेंच, जर्मन, इटली, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश. This information is made available by Ministry of Tourism. For this facility, the tourists have a dial 1363. इस नंबर पे डायल करो और चेक करिएगा, और ये आप याद रखिएगा, 1363. The information covers various topics like cruise tours, adventurous sports tourism, health tourism, facilities for sports like golf, polo, eco-friendly tourism, film festivals, and so on. Institutes for systematic training of soft skills such as proper manners of receiving and helping tourists, communicating with them, and have been opened. Hotels with amenities accommodation of premium quality are available for tourists. Institutes offering training courses in hospitality and hotel management have been established in many cities in the country. अब देखिए कैसा लिंक है पूरा, कि टूरिज्म, यार टूर, हमारे यहाँ पे कोई आए तो खुश होके जाए, और वो
खुश तब होगा जब उसको ऐसी सर्विस मिलेगी। आप देखते होंगे बहुत बार इंस्टा वीडियोस, इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको देखने मिलेगी कोई फॉरेनर्स अपनी स्टोरी बताते कि यार मैं यहाँ पे एक पर्सन, लोकल पर्सन से यहाँ पे मिला एंड उसने मुझे इतनी हेल्प की, मेरे को खाना खाने का जगह भी बताया, खाना भी खिलाया और पैसे भी नहीं लिए मुझसे। तो ये इंडिया की खतरनाक सर्विस है। तो ये बहुत लोग इस इंडिया की हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात करते हैं कि दे आर वेरी वेलकमिंग पीपल, वेरी very friendly people who are ready to help you. Again, अगर आप सोच रहे होंगे कि अरे यार वो कांड हो गया था, वो केस हो गया था ऐसा वगैरह, तो इट डिपेंड्स अ लिटिल बिट ऑन प्लेस टू प्लेस, लोकेशन टू लोकेशन, कि आपको कैसे लोग मिल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल एक मोस्टली हमारा एक विजन है कि इंडियंस बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करने रेडी हो जाएंगे एंड आपको खास करके टूरिस्ट लोगों को, एंड वो लोग उनसे जो बनेगा वो हेल्प करेंगे। सो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की कोर्सेज होते हैं और उसके थ्रू हमने देखा कि टूरिज्म बढ़ रहा है, तो होटल्स बनते जा रही है, गली गली में होटल्स हम क्रिएट करते जा रहे हैं। तो उसके लिए हॉस्पिटैलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके कोर्सेस, होटल मैनेजमेंट कोर्सेज, ये सारा चीज बढ़ते जा रहा है। तो ये ओवरऑल लिंक्ड है, पूरा टूरिज्म एजुकेशन, ये सर्विसेज पूरा लिंक्ड है चीजें। अतुल्य भारत, एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन डिजाइन टू बूस्ट टूरिज्म वाज कैरिड आउट एक्सटेंसिवली to boost tourism to places of unique nature culture in the northeastern states of India. The travel show entitled Go Northeast was released on Discovery Channel. Through the Swadesh Darshan program, 13 types of pilgrimage tours have been launched. It includes tours of Himalayas, coastal region, Buddhist centers, etc. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मार्क कर लो पूरा का पूरा। तो हमारे यहाँ पे एड कैंपेन चलाए गए, अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, बेसिकली जो मैं आपको बता चुका हूँ। एंड फिर नॉर्थ ईस्ट साइड टूरिज्म बढ़ाने के लिए हमने गो नॉर्थ ईस्ट कैंपेन चलाया है, डिस्कवरी चैनल पे शोज हमने चलाए। तो ये सारा आप लिख लीजिएगा। The information of several uniquely featured tourist places in India is being publicized through electronic and digital media. प्रॉपर चैनल्स ही है, चैनल्स लाइक बीबीसी, डिस्कवरी, हिस्ट्री। ये चैनल्स पे मैं बचपन में बहुत सारे अलग अलग शोज देखता था जो ट्रैवल शोज होते थे, जिसमें एक पर्सन बस अलग अलग बस प्यारी प्यारी सिटीज में घूम रहा है, वहाँ का लोकल फूड खा रहा है, लोकल चीजें बता रहा है। बड़ा मजा आता है वो देखने। अगर आप भी कभी एक चैनल का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, टीबीसी और समथिंग, आई फॉरगॉट द चैनल नेम एक्चुअली। तो चैनल था जिसके ऊपर ट्रैवल रिलेटेड चीजें हमेशा आपको देखने मिलती। सो ऐसे प्रॉपर चैनल्स हैं, डिस्कवरी, हिस्ट्री, बीबीसी एंड टीसी समथिंग समथिंग, आई फॉरगॉट, आर रनिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज हिस्टोरिकल कल्चरल हेरिटेज टू द वर्ल्ड। एक फॉरेनर्स आके यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं गंगाज और अलग अलग स्टेट्स के ऊपर, उसको कवर करते हुए, टूरिज्म कवर करते हुए, help to increase the number of tourists coming to India from countries like America, France, Japan, etc. Swadesh Darshan or Prasad scheme launched by the Ministry of Tourism of Indian government has chalked out tours to pilgrim centers and spiritual centers in India. तो हमारे यहाँ पे spiritual और pilgrimage centers का बहुत importance है, religious wise, culture wise। तो इसके स्पेशल टूर्स के, हरिद्वार दर्शन, पूरा चार धाम यात्रा, ये सब टूर्स निकालते हैं वो लोग पूरा पूरा। तो ये सब काफी प्रमोट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट इसको। देर आर 95 सच प्लेसेस विच आर इंक्लूडेड इन द स्कीम। 95 ऐसी जगह उसके अंदर इस स्कीम में आती है। त्रिम्बकेश्वर इन महाराष्ट्र इज वन ऑफ देम, उसी में से एक है त्रिम्बकेश्वर। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इंडिया टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी, जिसको हम फेथ नाम से भी हम जानते हैं, ऑर्गेनाइज्ड Indian Tourism Mart, Indian Tourism Mart 2018. It was first event of its kind organized on a model of international tourism marts in other countries. In this lesson, we have, okay, the chapter ended. In this lesson, we have reviewed the transformation of various fields in our country, social matters, education, health, environment, sports, tourism, and we study some aspects of transforming India. So, काफी कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने किया हुआ है, ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, चेंजेस लाया हुआ है एंड लाते रही है, ला रही है। वी आर डेवलपिंग नेशन, हम अभी भी कंटिन्यूस ये करे जा रहे हैं। तो रिगार्डिंग ऑल दिस टॉपिक्स, एजुकेशन, टूरिज्म एंड जितने भी यहाँ पे आपको एग्जांपल्स है, उसके लेटेस्ट लेटेस्ट एग्जांपल सर्च करिएगा और वो एग्जांपल्स को अपने आप आंसर्स में अगर इंक्लूड कर दोगे तो बॉस आपके मार्क्स कोई नहीं छीन सकता है। एंड दैट वाज द एंड ऑफ चैप्टर, लास्ट चैप्टर, 12th चैप्टर, एंड द लास्ट चैप्टर के साथ पूरा हिस्ट्री
समाप्त कर दिया है ग्रेड 12th का। आई होप आपको ये चैप्टर, ये वीडियो अच्छा लगा, समझ आया। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, बाय।